केबल के ऊपर जितने भी हमने लेक्चर लिए उसके अंदर हमने देखा कि केबल, अंडरग्राउंड केबल हम लोग क्यों प्रेफर करेंगे। साथ ही साथ मैंने कंपेयर भी करा लास्ट लेक्चर में कि अंडरग्राउंड केबल और ओवरहेड ट्रांसमिशन में से कब किसको प्रेफर करेंगे। जब हम लोग बात कर रहे थे अंडरग्राउंड केबल की तो हम लोगों ने इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा था। मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, याद होगा आपको। अगर नहीं याद है तो रिवाइज करा देता हूँ, पेन का कलर दूसरा बदल के रेड। ओके, तो देखो मैंने आपको बताया था सबसे अंदर होगा कंडक्टर, ठीक है। देन उसके ऊपर क्या होगा, कंडक्टर के ऊपर आपका होगा इंसुलेशन। देन उसके ऊपर होगी शीट। देन उसके ऊपर होगा यहाँ पे आपकी आती बेडिंग। देन उसके ऊपर आएगी आर्मरिंग। देन उसके ऊपर आएगी सर्विंग, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये था सिस बास, याद आ रहा है, ये आपको याद रखना है। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सिस बास, ठीक। तो ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। अगर इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दें तो कंडक्टर हमने पढ़ लिए बहुत अच्छे से ना। अब कंडक्टर कितने तरीके के होते हैं ये सब पढ़ लिए, और दूसरी बात केबल कितने तरीके की होती है ये भी पढ़ लिया। ना केबल का एक और डिफरेंशिएशन है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेटर, यानी कि कौन सा इंसुलेटर यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने पुराने अपने लेक्चर्स में देखा तो जनरली हम लोग इम्प्रेगनेटेड पेपर का इस्तेमाल कर रहे थे। तो क्या और भी टाइप के इंसुलेशन हैं और कब कौन सा प्रेफर करेंगे, तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे इंसुलेशन की। तो अगर हम लोग केबल को डिफरेंशिएट करें ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेशन तो ये 4-5 तरीके के निकल के आते हैं, ये मेजर हैं। वैसे तो आप ये समझ लो कि रिसर्च चली रही है इंडस्ट्रीज़ में, और केबल के ऊपर नए से नए इंसुलेशन आपके सामने आते रहेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूसली नए नए इंसुलेशन जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैंने जो है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि या कह सकते हैं कि जो मेजॉरिटी में जो बुक्स में दे रखा होता है, मैंने वो इंसुलेशन उठाए हैं, ठीक। तो जैसे पीवीसी हो गया, पेपर हो गया, क्रॉस लिंक पॉलीथीन हो गया, पॉलीथाइलिन एंड वीआईआर हो गया, रबड़ हो गया। तो ये जो है ये मेजर इंसुलेशन है जो जनरली यूज़ होते हैं, कन्वेंशनल इंसुलेशन, बल्कि मैं एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करूँ तो इनके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बड़ी डिटेल में बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ इंसुलेशन मटेरियल, कितने तरीके का इंसुलेशन मटेरियल हो सकते हैं और कहाँ कौन सा यूज़ करेंगे, किसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंसुलेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, यानी कि हम चाहते क्या है यार। हम लोग जो केबल के अंदर इंसुलेटर यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर डिज़ायर्ड क्वालिटी क्या है। जैसे होता है ना कि यार हमें अगर इससे शादी करनी है तो हमारे पार्टनर में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो बिल्कुल वैसे ही। तो केबल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो सबसे पहला है हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए ना। रेजिस्टेंस किसके प्रति, तो रेजिस्टेंस लीकेज करंट के प्रति हाई होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम बात करते हैं कभी भी इंसुलेशन की, तो इंसुलेशन में जो रेजिस्टेंस की बात होती है, देखो इंसुलेटर कंडक्शन करंट को तो ऑब्वियस सी बात है यार अलाउ नहीं करेगा, लेकिन जो लीकेज करंट इंसुलेटर के अंदर से कौन सी पार्ट होती है, लीकेज करंट फ्लो करती है इंसुलेशन में, आपको सबको पता है, हमने इसके ऊपर चर्चा कर रखी है। तो इंसुलेटर के अंदर लीकेज करंट फ्लो करती है, तो इस लीकेज करंट को हमें रोकना है। तो हाई रेजिस्टेंस किसके प्रति होना चाहिए, लीकेज करंट के प्रति होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। इसीलिए आपको याद होगा हम लोग जब भी इंसुलेटर की बात करते हैं तो कंडक्टेंस की बात करते हैं। मैंने कंडक्टेंस वाला लेक्चर जो था बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वहाँ पे मैंने ये चीज़ बताई हुई है, उसको ज़रूर देखना, मस्ट वॉच है। ये आरएलसी पैरामीटर का लास्ट लेक्चर था कंडक्टेंस, ठीक है। और आई थिंक अभी जनरली पीछे कुछ ही लेक्चर पहले मैंने इसको कवर करा है। तो कंडक्टेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जब भी इंसुलेशन की बात करेंगे इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा उसको हम कहते हैं, वहाँ पे हम चेक करेंगे कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का इन्वर्स होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसको जाके देख सकते हो। तो जनरली पहली प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए लीकेज करंट को, ताकि रोका जा सके। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का है हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये बताती है कि तुम्हारा जो इंसुलेटर है वो कब ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वोल्टेज ग्रेडियंट जो वो तुम्हारा इंसुलेटर बियर कर सकता है उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कह देते हैं। तो वो हाई होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें हर बार बताया मार्केट में कंडक्टर खरीदेंगे करंट के बेसिस पे, और इंसुलेटर हमेशा खरीदा जाता है वोल्टेज के बेसिस पे, ठीक है। क्योंकि इंसुलेटर को वोल्टेज ब्रेक डाउन कर सकता है, ठीक है, और कंडक्टर को मेल्ट कर सकता है करंट। तो ये चीज़ दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम क्योंकि इंसुलेटर खरीदने गए, तो भाई ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज हम लोग इंसुलेटर को खरीदेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज रेटिंग पे, तो वोल्टेज हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इंसुलेटर बर्दाश्त कर सके, वो कौन मेजर करता है, वो मेजर करती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो अच्छा इंसुलेटर कौन, जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। क्लियर हो गया। ओके। और हाँ, टू अवॉइड द इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ताकि ब्रेकडाउन ना हो जाए। ब्रेकडाउन होने का मतलब क्या है कि जो इंसुलेटर है वो तुम्हारा क्या हो गया, कंडक्टर बन गया। तो ये नहीं होना चाहिए, ये हो गया तो सब काम बेकार, सारा करंट लीक आउट हो जाएगा और ग्राउंड में चला जाएगा। तो हमें ब्रेकडाउन को अवॉइड करना है, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी आती है टेनेसिटी। टेनेसिटी एक तरीके कह लो जुझारूपन हो गया, मतलब मैकेनिकली टफनेस, मतलब कितना टफ है। तो हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए टेनेसिटी भी हम लोग प्रेफर करते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जैसे तुमने देखा होगा कि तुमने वायर यूज़ करते हो,
ठीक है, घरों के अंदर तो देखा होगा दीवार पे भी घिसते हैं, ठीक है, उन पे कोई चप्पल पहन के चला भी जाता है, गाड़ियाँ भी निकलती हैं, अगर वेल्डिंग मशीन का वायर है तो गाड़ियाँ भी उस पे से निकल जाएंगी। तो मैकेनिकली टफ होना चाहिए, ऐसा ना हो कि यार वो छिल जाए या वियर एंड टियर बहुत ईजी हो जाए। तो हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो उसको हम टेनिसिटी कहते हैं, तो टेनिसिटी भी हम लोग चाहते हैं कि हमारे इंसुलेटर में हाई हो, केबल इंसुलेशन में। चौथी प्रॉपर्टी है हाई टेम्परेचर रेटिंग। ऑब्वियस ही बात है यार, टेम्परेचर रेटिंग अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि ताकि वो क्या कर सकें, हाई टेम्परेचर के साथ स्टैंड कर सके, विद स्टैंड कर सकें ईजिली। मतलब ये ना हो कि हाई टेम्परेचर हुआ और वो पिघल गए, समझ में आ रही बात। ये तो टेम्परेचर रेटिंग होनी चाहिए। वो ऐड आता ना, वायर्स डेंट हेवेल्स वायर्स डेंट डोंट कैच फायर, ऐसे करके एक ऐड आता था। तो फायर कैच क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा मतलब उनका टेम्परेचर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा, हीट रेजिस्टेंस है और हाई टेम्परेचर रेटिंग है। तो जनरली जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, तो शॉर्ट सर्किट केस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा। पर अगर तुम्हारा इंसुलेशन बढ़िया है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन अगर तुम्हारा जो इंसुलेटर है वो अच्छी क्वालिटी का है, हाई टेम्परेचर रेटिंग है उसकी, तो वो उतना टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेगा बिना जले, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए विद स्टैंड हाई टेम्परेचर ये मस्ट है। और बहुत बार क्या होता है कि हम लोग केबल या इंसुलेटर बिछाते हैं, तो जनरली हम लोग कभी हो सकता है हीटिंग अप्लाइंसेस में कहीं बिछा रहे हो, कहीं हीटिंग मतलब जैसे हीटिंग फर्नेसेस होती हैं वहाँ से हम पास करवा रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि वो मेल्ट ना हो जाए, तो हाई टेम्परेचर रेटिंग उसकी होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर। अब इसको जरा समझ लो, हालांकि इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट लेक्चर भी तैयार कर रखा है। इम्प्रेगनेटेड पेपर, इम्प्रेगनेटेड पेपर ये नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि होता क्या है। तो इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, मज़ा आ जाएगा, बहुत कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में हम लोग और इंसुलेटर की चर्चा करेंगे। तो वहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक नेचर जो है उसके ऊपर बहुत डिटेल मैंने चर्चा करी है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है कि मॉइस्चर अब्जॉर्व करने का कंटेंट। फॉर एग्जांपल एक पेपर तुम अपनी किताब कॉपी से फाड़ना और उसको पानी में रख देना, तो देखोगे कि आसपास पूरा का पानी का जो मॉइस्चर है वो उस पेपर में एब्जॉर्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर, मतलब कि जो तुम्हारा पेपर है वो कितना मॉइस्चर एब्जॉर्व कर रहा है एनवायरनमेंट से, ये कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे बिस्किट हैं, बिस्किट सील जाते हैं, क्यों, क्योंकि मॉइस्चर एनवायरनमेंट में था, उन्होंने एब्जॉर्व कर लिया, तो वो क्या है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के। तो हम क्या चाहते हैं, इंसुलेटर जो हो हमारा वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक हो, मतलब पानी को या मॉइस्चर को एब्जॉर्व ना करे एयर या वाटर से। इसके पीछे रीज़न क्या है, ऑब्वियस ही बात है, हम सब ने पढ़ा है कि अगर इंसुलेटर के अंदर एयर आ गई, जैसे अभी हमने पीछे देखा था ना, वॉइड्स आ रहे थे, वॉइड्स नहीं आने चाहिए, तो एयर आ जाएगी तो भी इंसुलेशन वीक हो जाता है, क्योंकि एयर की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कम है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, वॉइड्स। तो वॉइड्स क्या होते हैं, एयर स्पेसेस, वो नहीं बनने चाहिए। इसी के लिए हम लोग प्रेशर्ड केबल की तरफ चले गए थे, मतलब हटाते हटाते प्रोबेबिलिटी कम करी हमने बेल्टेड में और स्क्रीन्ड में। स्क्रीन्ड में हमने मेनली, स्क्रीन्ड के अंदर हमने मेटल शीट पूरी यूज़ करी ताकि हम लोग एयर गैप की बनने की प्रोबेबिलिटी कम कर सकें। पर कंप्लीटली एलिमिनेट करा हमने प्रेशर्ड केबल के अंदर, याद होगा ऑयल और हमने गैस वाले जो प्रेशर्ड केबल थे वहाँ पे हमने कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया। तो हम सोचो कि एयर स्पेस के हटाने के पीछे इतने ज़्यादा आतुर थे कि हमने प्रेशर्ड केबल तक बना डाले। तो रीज़न क्या है, रीज़न सिंपल सा है कि जब हम बात करते हैं इंसुलेटर की, तो जनरली फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं रबड़ हम यूज़ कर रहे हैं, तो रबड़ का जो इंसुलेशन होता है, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है 40 किलोवोल्ट पर mm होती है, और एयर जो होती है उसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होती है 3 मान लेते हैं 3 किलोवोल्ट पर mm। सोच रहे हो कितना डिफरेंस है। अब मान के चलते हैं तुम्हारा एक इंसुलेटर है रबड़ का, लेकिन इसके अंदर जगह जगह पे एयर के गैप्स आ गए, दिस इज द एयर वॉइड्स, एयर वॉइड्स आ गए। अब क्या होगा, एयर आ गई तो अब क्या होगा, ये जो इंसुलेटर था जो 40 किलोवोल्ट पर mm को पर ब्रेकडाउन होता, वो इस इम्प्योरिटी कारण, एयर के कारण क्या होगा, जल्दी ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये हम लोग इसलिए नहीं चाहते। ये तो हो गई एयर की बात, जो कि फिर भी एक इंसुलेटर है। लेकिन अगर सोचो वाटर आ गया, ठीक है, वाटर आ गया, तब तो कह ही नहीं सकते, तब तो ये कभी ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर तो कंडक्टर है, तो वो इंसुलेटर को पूरी तरीके से डैमेज करेगा, बहुत ही ईजिली ब्रेकडाउन करवा देगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो भी इंसुलेटर है उसके अंदर पानी ना ठहरे या पानी ना इकट्ठा हो, ना एब्जॉर्व करे एनवायरनमेंट से। आपको याद होगा पोर्सिलिन, पोर्सिलिन के इंसुलेटर आपने देखे होंगे, बहुत कॉमन है। तो उनकी शेप भी देखो इस तरीके से दी जाती है, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पॉलिश टाइप की वार्निश की गई होती है, बहुत ही स्मूथ सरफेस होता है। क्यों, ताकि जो बारिश हो रही है वो बारिश इस पर पड़े और यहाँ से ऐसे टपक के नीचे चली जाए, बारिश इस पर रुके ना, क्योंकि बारिश अगर रुक गई, पानी रुक गया, तो वो क्या करेगा, इसकी इंसुलेशन को वीक करेगा। तो इसीलिए इनकी शेप जो होती है, आपने देखा होगा इस तरीके की मेटल डिस्क जो होती है वो ऐसे लगी होती है, इस तरीके से पर्टिकुलर, ठीक है, ताकि क्या हो कि जो भी बारिश हो रही है, पानी आए, वो इधर से निकल के नीचे गिर जाए, उस पर रुके ना, ठीक है। तो इसलिए बड़ी स्मूथ और ये शेप दी जाती है। तो ये हम लोग बात कर रहे थे हाइग्रोस्कोपिक नेचर की, तो इसलिए हम चाहते हैं कि भैया हमारा जो इंसुलेशन है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का ना हो, पानी ना ठहरे, ठीक है।
और इसीलिए इसको लिखा है नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर, मतलब रेजिस्ट कर सके पानी और एयर के मॉइस्चर को। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 6 पॉइंट की बात कर लेते हैं भैया, केमिकली स्टेबल होना चाहिए। भाई ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो हो सकता है वहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स के एल्कलीज एंड एसिड्स हों। सॉइल से ज़्यादा मान के चलते हैं सीमेंट फैक्ट्री, इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है सीमेंट फैक्ट्री। सीमेंट फैक्ट्री के अंदर हम लोग जब केबल बिछाते हैं तो वहाँ पे बहुत तरीके की केमिकल एंड एसिड्स एल्कलीज बहुत कुछ पड़ा होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि तुम्हारा जो केबल है उसका जो इंसुलेशन है वो प्रॉपर हो और वो एसिड और एल्कलीज से ज़्यादा अफेक्ट ना हो। तो दीज आर द 6 मेजर पॉइंट्स। होने को तो यार 7-8 और भी हम जोड़ सकते हैं, पर मेजॉरिटी जो है वो ये 6 पॉइंट की हैं। ये 6 ऐसी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे केबल के अंदर ना हो, केबल के इंसुलेशन में, सॉरी इंसुलेटर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ये 6 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। गलत बोल गया था मैं, ना हो, 6 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ रही है। तो डिजायर्ड प्रॉपर्टी, तो ये 6 डिजायर्ड प्रॉपर्टी हमें मस्ट है हमारे केबल के इंसुलेशन में, ठीक है। ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो अब शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले रबड़, सबसे पुराना साथी हमारा रबड़। रबड़ हम लोग चप्पल भी पहनते हैं, ठीक है। तो ये रबड़ जो था ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का कह सकते हो इंसुलेटर है। तो अगर हम लोग बात करते हैं प्योर रबड़ की, तो प्योर रबड़ मतलब कि जैसे जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होती है, हमने उसके अंदर किसी सल्फर वल्फर की कोई मिक्सिंग नहीं करी है, तो वो जो होती है हाई इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ को ऑफर करती है, मतलब अच्छा इंसुलेटर काम करती है। यहाँ फिगर में देख सकते हो, दिस इज प्योर रबड़। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है इसकी 30 किलोवोल्ट पर एमएम की होती है। रबड़ का इंसुलेशन टेस्ट तो हमने घर में भी करा हुआ है, चप्पल हम लोग पहनते हैं तो रबड़ की चप्पल होती है लगभग, और हम लोग जो है उसके बाद अपना फर्स्ट क्लास कभी कभी तार छू भी लेते हैं तो करंट नहीं लगता है, अगर नंगे पैर नहीं है तो, या गीली नहीं है तो। आपने देखा होगा अगर चप्पल नहा के आए हो गीली है तो करंट लगेगा, लेकिन अगर सूखे पैर हैं और रबड़ तुमने चप्पल पहन रखी नॉर्मल तो तुम्हें करंट नहीं लगेगा। तो रबड़ का इंसुलेशन तो हम घर में भी चेक करते हैं। डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 30 किलोवोल्ट। तो 30 से लेके लगभग 40 के आसपास किलोवोल्ट पर एमएम अप्रॉक्स इसकी होती है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने अगर मेरे पुराने लेक्चर देखे होंगे तो मैंने एयर की डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर बता रखी, तो याद रखना पर सेंटीमीटर, क्लियर हो रहा है। एमएम की बात करेंगे तो ये 3 हो जाता है, 3 किलोवोल्ट पर एमएम। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट की हुई है, क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्योर रबड़ का हाई इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मेजर ड्रॉबैक की बात करें तो सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है रबड़ का, अगर ओरिजिनल रबड़ है, कोई उसमें मिक्सचर नहीं है, तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्व कर लेगी, ठीक है। यानी कि क्या है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर को शो करेगी, रबड़ एकदम से मॉइस्चर आसपास का एब्जॉर्व करेगी। साथ ही साथ इसका जो मैक्सिमम सेफ टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड के बिलो है। ये भी तुमने ऑब्जर्व करा होगा, अगर बहुत ही ज़्यादा कोई गर्म जगह है और तुम वहाँ पे चप्पल पहन के चल रहे हो तो तुमने देखा होगा रबड़ तुम्हारी मेल्ट होने लगती है, ठीक है, चप्पल चिपक जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, इसीलिए देखा होगा तुमने कि जो लोग कोलतार और ये बिछाते हैं मोटे शूज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उनकी जो रबड़ होती है वो नॉर्मल रबड़ नहीं होती, चप्पल नहीं पहन के काम करते जब रोड पड़ रही होती, कोलतार गिर रहा होता है। तो क्यों? क्योंकि उसका मैक्सिमम सेफ टेम्परेचर जो है वो बिलो 38 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इतना तो यार गर्मियों में ही हो जाता है, तो बिलो 38 पे ही रबड़ सेफ है, मतलब मैक्सिमम सेफ टेम्परेचर जो है अगर हम रबड़ का इंसुलेशन ले रहे हैं। तो इसीलिए यार ये बहुत ही ज़्यादा थर्ड ग्रेड क्वालिटी का इंसुलेटर हो जाता है। और ईजिली डैमेज ड्यू टू रफ हैंडलिंग, ये भी तुम्हें पता है कि जरा से तुमने जैसे चप्पल टूट जाती है, समझ ही रहे हो कि रबड़ में अगर ओरिजिनल रबड़ की बात करें तो बहुत ही वीक होती है, ईजिली ख़राब हो सकती है। तो इसलिए क्या है कि रफ हैंडलिंग जरा सी करोगे रबड़ छिल जाएगी, ईजिली कट जाएगी, फट जाएगी, ये सब चीज़ें बहुत ईजी हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम लोग केबल के अंदर अगर रबड़ का इंसुलेशन देते हैं तो सबसे ज़्यादा वीक इंसुलेशन माना जाता है, ठीक है। नोट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्योर रबड़ कांट बी यूज्ड एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। तो ये बात ध्यान रखना, प्योर रबड़ तो हम अब यूज़ नहीं करते। तो कहीं पे भी कोई भी केबल ले लेना, प्योर रबड़ का तुम्हें केबल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसके ये सारे ड्रॉबैक्स है। तो मेजर ड्रॉबैक्स क्योंकि बहुत बड़े बड़े थे, मॉइस्चर भी अब्जॉर्व कर रहा है, टेम्परेचर रेटिंग भी लो है और ईजिली डैमेज हो जा रहा है, तो सारी चीज़ें बेकार हैं, तो इसलिए रबड़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो रबड़ जो थी उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करा है, वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़, ठीक है, इंडियन रबड़ एक निकाली गई। इंडिया में क्या करा गया, जो रबड़ नॉर्मली होती थी उसको क्या करा, वल्कनाइज्ड कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हमने प्योर रबड़ ली, प्योर रबड़ के अंदर हमने मिनरल मटेरियल कुछ डाल दिए, मिनरल जैसे कि जिंक डाला, ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड हो गया, या रेड लेड, इनको हमने मिलाया, मिक्सचर करा, ठीक है। प्लस सल्फर डाला 3 से 5%, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि VIR के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होता है। तो VIR वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़, इसके अंदर हमने क्या करते हैं, रबड़ ले ली प्योर, उसके अंदर मिनरल मैटर जैसे कि जिंक ऑक्साइड, लेड लेड, ठीक है, और सल्फर 3 से 5% ये डाल दिया। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वल्कनाइजेशन, और इसके बाद जो बन के आई वो आई वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़, समझ में आई। तो जब हमने प्योर रबड़ के अंदर ये दो चीज़ें डाली, मिनरल मटेरियल जैसे जिंक ऑक्साइड और सल्फर 3 से 5%, तो हमें जो रबड़ निकल के आई वो वल्कनाइज्ड रबड़ थी।
वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़ इसको नाम दे दिया गया। अब इसके अंदर क्या क्या खास बात थी, तो देखो पुरानी रबड़ जो थी वो मैकेनिकली वीक थी, ये मैकेनिकली स्ट्रांग हो गई, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ आ गई इसके अंदर। ठीक है, दूसरी बात बेटर ड्यूरेबिलिटी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, लंबे लाइफ, हमने जो लाइफ थी ना, नॉर्मल रबड़ की लाइफ कम थी, इसकी लाइफ हमने बढ़ा दी। तीसरा बेटर वियर एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब वियर रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ कि जैसे नॉर्मल रबड़ थी कट फट जा रही थी और टूट जा रही थी या छिल जा रही थी, तो ये क्या था, वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस का अच्छा था। ठीक है, तो ये क्या होगा कि मान के चलते हैं जैसे घिसाव हुआ या कहीं घिस रही है तो रबड़ ये जल्दी खराब नहीं होगी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़ ने जो नेचुरल रबड़ थी उसे रिप्लेस कर दिया। हालांकि इसके अंदर भी बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल सल्फर जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, सल्फर रिएक्ट वेरी क्विकली विद कॉपर। तो अब देखो जनरली कंडक्टर क्या होता है, कॉपर का होता है, और इसके अंदर हमने जो सल्फर यूज़ करी है वो क्या रही थी, कॉपर के साथ रिएक्ट कर जा रही थी। सो अभी हमने बताया था ना छठा पॉइंट जो था डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़ में, कि भाई उसका केमिकली स्टेबल होना चाहिए, केमिकली रिएक्टिव नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे वो फेल हो गई कि केमिकली वो रिएक्ट कर रही थी वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़। ठीक है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है हम लोग जनरली लो और मॉडरेट वोल्टेज में ही करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हायर वोल्टेज के लिए नहीं करते। ठीक है, मॉडरेट वोल्टेज तक ही ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन VIR। इसके अलावा कोई क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता VIR से। तो इसका क्या सॉल्यूशन दिया गया, इसका सॉल्यूशन आया यहाँ पे क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन। ठीक है, इसको हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मेजॉरिटी केबल के अंदर यही इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन नाम का इंसुलेटर, इसको हम लोग XLPE नाम से जानते हैं। XLPE ये बहुत ही ज़्यादा फेमस इंसुलेटर है और ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। साथ ही साथ कभी तुम केबल अगर खरीदने जाओगे मार्केट में तो XLPE इंसुलेशन की केबल बहुत तुम्हें ईजिली, मतलब मेजॉरिटी में मिलेगी। ठीक है, XLPE जो था यहाँ पे क्रॉस लिंक पॉलीइथाइलिन, ये क्या था, ये क्रॉस लिंक, देखो पॉलीइथाइलिन नाम का तो इंसुलेटर आता है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या करा, क्रॉस लिंकिंग और करवा दी, तो फॉर्म बाई पॉलीथाइलिन विद क्रॉस लिंक। तो पॉलीथाइलिन एक कंपाउंड होता है, उसका हम लोग इंसुलेटर यूज करते थे पॉलीथाइलिन, पर ये इंसुलेटर जो थे ये थोड़े से वीक होते थे। इसके अंदर हमने क्या करा, इसको स्ट्रांग बनाने के लिए, अच्छा इंसुलेटर बनाने के लिए हमने क्रॉस लिंकिंग और करवा दी। अभी मैं बताता हूँ क्रॉस लिंकिंग क्या होता है। क्रॉस लिंक क्या होता है, क्रॉस लिंक एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जो होता है पॉलीमर का, पॉलीमर चेन का, उसे क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। तो जैसे मान के चलते हैं पॉलीइथाइलिन है, तो पॉलीइथाइलिन जो है इसका एक मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होगा कोई पर्टिकुलर टाइप का, इस तरीके से, अब मुझे केमिस्ट्री इतनी कोई खास नहीं आती है, तो मान के चलते हैं ये इसका केमिकल मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है। तो हमने क्या करा, इसके अंदर इसको क्रॉस लिंकिंग करवा दी। क्रॉस लिंकिंग से क्या हुआ, हमने इसका स्ट्रक्चर और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करने से क्या हुआ, जो बॉन्ड्स थे, जो ये हमारा पूरा चेन है, ये टाइटली बॉन्ड टुगेदर, मतलब आपस में बहुत ही टाइटली बंध गई। तो मान के चलते हैं पहली चेन जो थी वो मान लेते हैं लूज थी, अब क्या हुआ, चेन इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा, ये जैसे चेन जंजीर की तरह बहुत ही ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग से जुड़ गई। ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो अगर हम प्योर पॉलीथाइलिन की बात करें तो मान के चलते हैं वो लूज रहती होगी इस तरीके से एक थ्रेड की तरह, और क्रॉस लिंकिंग में हमने क्या करा, इसको इस तरीके से बुन दिया, जैसे चारपाई बिनी जाती वैसे। तो उससे क्या होता है ना, उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ, केमिकली और फिजिकली, सॉरी केमिकली फिजिकली कह रहा हूँ, उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि इसके अंदर, अभी आगे मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि इसके अंदर मैकेनिकली स्टेबिलिटी आ गई काफ़ी ज़्यादा, और टेम्परेचर हैंडलिंग की कैपेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग बढ़ा दिया हमने। पॉलीथाइलिन जो थी ये भी एक इंसुलेटर है, लेकिन इतना अच्छा इंसुलेटर नहीं था, पर एक बार इसकी क्रॉस लिंकिंग करवा दी तो उससे क्या हुआ, इसकी स्ट्रांगनेस, इसकी टफनेस हमने बढ़ा दी। ठीक है, बहुत इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी इंप्रूव हो गई, साथ ही साथ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने इंप्रूव कर दी। टेम्परेचर इसका मेनली कि ये जल्दी जलेगी नहीं। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग XLP के अंदर देखते हैं। तो नॉर्मल पॉलीथाइलिन जो था वो उसका इतना कोई इंपॉर्टेंट इंसुलेशन बढ़िया नहीं था, लेकिन जब हमने उसकी क्रॉस लिंकिंग कराई तब हमारा ये क्रॉस लिंकिंग से क्या हुआ, उसकी जो थी, जो चेन थी वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली बाउंड हुई और हमें अच्छी चीज़ें देखने को मिली, एक अच्छा इंसुलेटर बन गया। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, क्रॉस लिंकिंग जो है ये केमिकली भी कराई जा सकती है और फिजिकली भी कराई जा सकती है। ठीक है, अब ये कैसे होती है इसके लिए केमिस्ट्री की बुक आप चेक कर सकते हो, ये हमारे स्कोप के बाहर का है। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए। ठीक है, नाउ क्रॉस लिंकिंग से हुआ क्या, क्रॉस लिंकिंग इनेबल लार्ज करंट एंड वोल्टेज कैरी कैपेबिलिटी, यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिकली बात करूं तो क्रॉस लिंकिंग हमने जो XLP या पॉलीथाइलिन की जो हमने क्रॉस लिंकिंग कराई उससे वोल्टेज और करंट कैरिंग कैपेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ होता है, मीडियम टू हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस में। अभी तक जो भी हमने केबल देखी, रबड़ देखा, यूज ही नहीं करेंगे, VIR देखा, लो और मीडियम वोल्टेज के लिए था, तो भैया जो हाई वोल्टेज है उनके साथ क्या कर रहे हैं, तो उनके साथ हम यूज करेंगे क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन का। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो XLP का इस्तेमाल करेंगे हाई वोल्टेज के लिए।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि क्रॉस लिंकिंग का इम्पैक्ट क्या हुआ। तो इम्पैक्ट हम देखेंगे, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पैक्ट की, जो कि मेजर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पैक्ट क्या हुआ, एक तो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो पॉलीइथाइलिन के कंपेयर में, पॉलीइथाइलिन के कंपेयर में इसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ बढ़ गई। साथ ही साथ नॉन इन्फ्लेमेबल, देख रहे हो, ये जलेगा ही नहीं, वही हेवल्स वायर डेट डोंट कैच फायर, वो जो देख रहे थे, ये जो हेवल्स हैं, वो आई थिंक, मुझे पता नहीं है, मैंने स्टडी नहीं करी है। तो XLP टाइप का कोई कंपोनेंट यूज करते होंगे जो कि जलेंगे नहीं, नॉन इन्फ्लेमेबल, मतलब हाई, उनका जो एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, टेम्परेचर रेटिंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है तो काफ़ी हाई टेम्परेचर तक वो बर्दाश्त कर सकेंगे। तो नॉन इन्फ्लेमेबल है और एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट, लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, यानी कि नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर है। तो वो सारी चीज़ें जो हम चाहते थे कि हमारे हमारे पार्टनर में हो, वो सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ मिल रही हैं, तो हम तुरंत शादी कर लेंगे, मतलब तुरंत ये वाला इंसुलेटर जो है वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो दीज आर द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़ जो हमें एक परफेक्ट इंसुलेटर बनाती हैं, और XLP के अंदर वो सारी खूबियाँ मौजूद हैं, कूट कूट के भरी गई हैं। तो इसीलिए हम लोग XLP का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। XLP केबल जो होते हैं उनको इतने हमने आपको बताया था ना, क्रॉस लिंकिंग करी, तो क्रॉस लिंकिंग से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ तो बढ़ी बढ़ी, जैसे कि ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ बढ़ गई, और वोल्टेज और करंट कैरिंग कैपेबिलिटी बढ़ गई। साथ साथ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ी, ठीक है, टाइटली बाउंड होने से चेन के। कौन कौन सी, जैसे कि हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया, नॉन इन्फ्लेमेबल हो गए। साथ ही साथ उसकी क्या हो गया, टेनिसिटी भी बढ़ गई। टेनिसिटी का मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो इसीलिए क्या होता है, XLP केबल जो होते हैं उनको हम डायरेक्टली बिछा सकते हैं सॉइल में, हमें कुछ ज़्यादा उसको प्रॉपर एक सर्विंग उर्विंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली XLP वाले केबल हम डायरेक्ट बिछा सकते हैं, और यूज़ करे जाते हैं वोल्टेज अप टू 33 किलो वोल्ट तक के लिए हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही बात है। तो XLP केबल के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा सर्विंग वर्विंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मली हम लोग सॉइल बेड में से बिछा देते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं PVC, ठीक है। PVC ये भी एक बहुत ही कॉमन टाइप का कह सकते हो इंसुलेशन है, जिसका हम लोग इस्तेमाल, इंसुलेटर है जिसका इस्तेमाल करते हैं। PVC की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी बहुत ही फेमस है, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, PVC की केबल ले लो। तो ये क्या है, ये एक सिंथेटिक कंपाउंड है, ठीक है, सिंथेटिक कंपाउंड है। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तगड़ा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इंसुलेशन बहुत अच्छा होता है इसका, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बढ़िया होती है। मैकेनिकल टफ होगा, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, समझ में आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर के लिए हम इसको, मतलब वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे दे रखा है, यूज्ड इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कंडीशंस, जैसे कि सीमेंट फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री। तो PVC क्या है कि ना तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, और हाई टेम्परेचर रेटिंग है, इसकी वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग सीमेंट फैक्ट्री और केमिकल फैक्ट्री में दबा के करते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल टफनेस और केमिकल नॉन रिएक्टिविटी, ये जो है केमिकल इनर्टनेस कह सकते हो, ये सब इसकी मेन फीचर्स हैं। दिक्कत क्या है, लो इलास्टिसिटी कंपेयर टू द रबड़। अब रबड़ तो भाई इलास्टिक होती है, और PVC कम इलास्टिक होता है। तो इलास्टिक कम होने से क्या होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी की कमी आती है, जिससे क्या होता है, देखो, बिलो एवरेज फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं ये वायर, मतलब इनको तुम ज़्यादा बेंड वेंड नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम इनका इस्तेमाल वहाँ करेंगे भैया जहाँ पे ज़्यादा मोड़ ओड़ ना हो, ठीक है। यूज फॉर लो एंड मीडियम डोमेस्टिक लाइट एंड पावर इंस्टॉलेशन, जहाँ पे हम लोग पावर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, लेकिन मीडियम लेवल तक ही हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो PVC बहुत ही कॉमन है, आपने बहुत बार सुना होगा। तो जनरली अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि सीमेंट फैक्ट्री में कौन सा यूज़ करेंगे, तो PVC पे पहले टिक करना, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, अच्छी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है और हाई इंसुलेशन, ये सब इसके मेन फीचर्स हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इम्प्रेग्नेटेड पेपर की। नाउ इम्प्रेग्नेटेड पेपर पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मल पेपर क्यों नहीं, इम्प्रेग्नेटेड पेपर क्या होता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद, ठीक है। जाते जाते इस पूरे लेक्चर की कॉपी अगर आप चाहते हैं, PDF फाइल, और पुराने जो भी लेक्चर्स मैंने कवर किए उन सब की PDF फाइल अगर चाहते हो, तो आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर आपको हम प्रीवियस ईयर के MCQ भी डिटेल्ड करवाते हैं, मैं कम्युनिटी पोस्ट डालता ही रहता हूँ। तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग बनाते हैं, आधे आधे घंटे के लिए होते हैं, और इसमें हम जो MCQ सॉल्व कराते हैं वो बहुत ही इन डेप्थ MCQ मैं सॉल्व कराता हूँ। तो उसमें मैं आपको अगर 10 MCQ करा रहा हूँ, तो ये मान के चलना उससे आपके करीब 40 MCQ तैयार हो जाएंगे। तो उसके अंदर मैं लॉजिक भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, और करने का तरीका भी। तो अगर ये सारे बेनिफिट उठाना चाहते हो तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। केवल 60 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, क्योंकि स्टूडेंट्स के मद्देनज़र मैंने इसको तैयार करा है। तो हमेशा कॉस्ट इसकी मैंने कम ही रखी हुई है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और कंप्लीट चीज़ों का आप कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीख सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।